हाँ जी बेटा, क्या हाल है जी आपका। तो बेटा आज हम बात करेंगे सीए फाउंडेशन का जो अकाउंट्स के सब्जेक्ट का एक टेस्ट रखा गया था, कंसाइनमेंट का। काफ़ी लेंथी टेस्ट था, मतलब काफ़ी क्वेश्चन डाल दिए गए थे ताकि कॉम्प्रिहेंसिव चेक हो जाए कि प्रिपरेशन आपकी सही हुई है कि नहीं। आगे बढ़ने से पहले वही स्टैंडर्ड कि भाई अगर आपने टेस्ट अभी नहीं अटेम्प्ट किया है तो ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ पीडीएफ है वो आपको हमारे सीए फाउंडेशन के लिए जो डेडिकेटेड चैनल है वहाँ से मिल जाएगा। वहाँ से पहले डाउनलोड कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है। फिर उस टेस्ट को पूरा अटेम्प्ट कीजिए। देन उसके बाद इस वीडियो को सुनिए और अपना टेस्ट चेक कीजिए, बहुत बढ़िया रहेगा। बाकी जो स्टूडेंट हमारे ज्वाइन कर चुके हैं कोर्स को, उनके टेस्ट चेक करके उन्हें पहुंचा दिए गए हैं भाई। तो वो अपनी एरर्स देख सकते हैं कि कहाँ भी हुई, जहाँ भी उन्हें लगा। वैसे तो ऑलमोस्ट यार ज़्यादातर परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया थी। एक आधा पॉइंट है जहाँ आप इधर उधर हुए हैं, वो हम डिस्कस कर ही लेंगे। आइए सर फिर स्टार्ट करते हैं। सर ये टेस्ट था और 54 मार्क्स का ये टेस्ट था। काफ़ी क्वेश्चन इसमें डाल रखे थे ताकि आपको एक थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए अच्छी सी। तो पहला क्वेश्चन जरा पढ़ते हैं। प्रोडक्ट A Product Limited of Kolkata has given the following particular regarding the tea sent on consignment to C store of Mumbai। यहाँ तक की इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सिंपल है। और आगे लिखा है कि कॉस्ट प्राइस इतना है, सेलिंग प्राइस इतना है, क्वांटिटी कितनी कंसाइन हुई है ये भी लिखा है। तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट वाला फील तो आ गया होगा। सर देखिए, कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस भी दिया हुआ है, ये नहीं लिखा कि गुड्स वर कंसाइंड एट सेलिंग प्राइस। इस डाउट में ना रहिएगा, ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ। द कंसाइनमेंट वॉज बुक्ड ऑन फ्रेट टू पे बेसिस। फ्रेट वॉज चार्ज 5% ऑफ सेलिंग प्राइस। जो फ्रेट था वो 5% ऑफ सेलिंग प्राइस था। टू पे का मतलब ये होता है कि जो डेस्टिनेशन पे बंदा रिसीव करेगा ना गुड्स को, मतलब कंसाइनी, फ्रेट उसी के द्वारा पे होगा। फ्रेट पेड बेसिस होता तो इसका मतलब कंसाइनर पेमेंट करके भेज रहा फ्रेट की। इतना खैर आप सारे अच्छी तरह समझते हैं। सी स्टोर सोल्ड 500 5 kg टिन्स, 800 10 kg टिन्स। इट पेड, देखिए दो अलग अलग है ना, 5 किलो वाला भी टिन है और 10 किलो वाला भी है। इंश्योरेंस वगैरह क्या पे की, स्टोरेज खर्चा कितना आया बता रखा। कमीशन बेटा जी 10% ऑफ सेल्स है। ड्यूरिंग ट्रांजिट जो है 50 टिन्स क्वांटिटी, 50 क्वांटिटी ऑफ 5 kg टिन एंड 20 क्वांटिटी ऑफ 10 kg टिन गोट डैमेज। ट्रांसपोर्टर ने 5,000 रुपए का डैमेज हमें दिया कि आपको कंसाइनमेंट अकाउंट पूछा था खाली इन द बुक्स ऑफ ए प्रोडक्ट लिमिटेड। ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट सारे बच्चों का ठीक है। बहुत बार क्लास में इसके आसपास के क्वेश्चन हमने कर रखे थे, तो इसमें मेरे को ज़्यादा किसी से कुछ नहीं प्रॉब्लम की, सबने ठीक ही किया है। हाँ, अगर कोई किसी स्टॉक वैल्यूएशन में उलझा है या एबनॉर्मल लॉस का इधर उधर कर गया है, तो वो सारी चीज़ें हम आंसर वाली फाइल के थ्रू आपको डिस्कस करा ही देंगे। आइए सर देखते हैं किस तरह बनना है आंसर इसका। ए प्रोडक्ट लिमिटेड कंसाइनमेंट टू मुंबई अकाउंट, नॉर्मल वे में स्टार्ट। टू गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट, ठीक है। अब जो जो आपका यहाँ इंफॉर्मेशन है उस हिसाब से। सर इंफॉर्मेशन क्या क्या है। सर यहाँ लिखा तो हुआ है कि भाई आपने 5 kg वाले जो टेन्स हैं वो 1010 कंसाइन किए हैं, 100 ईच पे। तो 1000 × 100, यस 1 लाख। देन उसके बाद जी आपने 10 kg वाले भी 1010 बेचे, उनका कॉस्ट प्राइस 180 है। तो ये 2,80,000 रुपए का माल गया, बिल्कुल गया जी। अब हमारा जो सी स्टोर है, मतलब कि जो हमारा कंसाइनी है, सी स्टोर ऑफ मुंबई, ध्यान रखिए ये हमारे कंसाइनी का नाम है। अब वो वहां कहता है जी मैंने 500 बेच दिए, 800 बेच दिए ये वाले। सर सेलिंग प्राइस, सर सेलिंग प्राइस ऊपर दे रखा बेटा, वहीं से सेलिंग प्राइस उठाना पड़ेगा। तो बाय सी स्टोर ये एंट्री आप देख सकते हैं। तो इसके अंदर आपकी सेल वैल्यू आ गई। यहाँ तक किसी की भी कोई गलती नहीं है भाई, इतना सबको सब समझ आ रहा था। अब फ्रेट की जो कैलकुलेशन है सर, 5% ऑफ द सेल वैल्यू। सर फ्रेट वाज चार्ज 5% ऑफ द सेल वैल्यू। तो सेल वैल्यू बेटा जी इससे आएगी ऐसे। तो ये मल्टीप्लाई करके जैसे यहाँ आ गई जी आपकी 1.5 लाख रुपए सेल वैल्यू, ठीक है, 150 ईच है। और ये 2.5 लाख रुपए हो गया। इसका किया जाएगा अब कितने परसेंट, 5%। 5% करके आपका फ्रेट 20,000 आ जाएगा। ये कैलकुलेशन आप लोगों ने बढ़िया दिखाई है। जैसे यहाँ इन्होंने वर्किंग नोट दिया, आप में से भी बहुत बच्चों ने वर्किंग नोट बनाया है फ्रेट की कैलकुलेशन का। बाय डिफॉल्ट ये कहा जा सकता है कि ये नोट बनाना बनता है। ऐसे रफ में कैलकुलेशन माइंड में ही कर दीजिए, कैलकुलेटर पे ही कर दी, और तेज प्लेयर है, आईपीएल वाले प्लेयर बहुत होते हैं ना,
सब्र नहीं है, जल्दी जल्दी मैच खत्म करने ही करते हैं। तो ध्यान रखें कि ये वर्किंग नोट देना जरूरी होगा, क्योंकि फ्रेट इसमें डायरेक्टली गिवन नहीं है, इट इन्वॉल्व्स अ कैलकुलेशन। बाकी जो कोई नालायक पार्टी पॉइंट बन सकता है, कई नालायक ये भी सोच लेते हैं एजेस वालों में कि सर जो फिर सेल हुआ है उस पे क्यों नहीं निकाला, मतलब सेल तो ये है। सर देखो, फ्रेट तो सब पे इनकर होगा ना, कंसाइनर से कंसाइनर से कंसाइनी तक पहुंचाने में फ्रेट तो सब पे लगेगा, चाहे वो बिके चाहे ना। क्वेश्चन ने तुम्हारे जज्बातों के साथ थोड़ा सा खेला है। फ्रेट की कैलकुलेशन कॉस्ट प्राइस पे कहता तो पॉइंट कोई ना बनता। जब सेल प्राइस पे कहता है ना, तो कई लोग उसे एक्चुअल सेल पे कंप्यूट कर देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। क्योंकि बेटा आपने कंसाइनर टू कंसाइनी इतने टिन भेजे हैं, अब चाहे उसमें सेल 500 हो चाहे उसमें 800 सेल हो, भेजे तो पूरे गए हैं, पूरे के ऊपर ही फ्रेट लगना चाहिए था। कंसाइनी का कमीशन वाला पॉइंट भी बड़ा ही जेन्युइन और सिंपल है। 10% कमीशन है सर, सेल पे 27,500 की कमीशन आपकी आ जाएगी, ये भी सही है। तो एक ही एंट्री में ये सब एक्सपेंसिव लिख दिए, कंसाइनमेंट टू कंसाइनी। कंसाइनी का नाम पता अगर हो तो बिल्कुल वो लिखते होते हैं, सी स्टोर नाम है उधर। टू कंसाइनी लिखना अच्छा नहीं लगता होता है जी सिचुएशन में। अब सर और इसके जेडे खर्चे खुर्चे थे थोड़े बहुत, सर इन्होंने इंश्योरेंस और स्टोरेज भी पे किया था, तो इंश्योरेंस और स्टोरेज भी आ गया है। बहुत सही है, ठीक है जी। अब सर आगे की स्टोरी किस तरह है? सर देखो, अब तो रास्ते में थोड़े बहुत खराब तो होंगे ही होंगे ना, डैमेज तो होना ही है। फिर उसके बाद स्टॉक कैलकुलेशन रह गई है, उसमें कई जगह पे हल्की हल्की कमियां दिखी। 90% स्टूडेंट, मतलब काफी स्टूडेंट्स ने टेस्ट दिया था, उसमें 90% स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही किया इस क्वेश्चन को, पूरे पूरे नंबर भी मैंने बथेरों को दिए हैं। अब सर इन्वेंट्री एट द एंड में जाने से पहले जो ये डैमेज हो रहा है इसकी बात हम कर लेते हैं कि सर इसका कैलकुलेशन कैसे होगा। सर ये मैं आपको अलग से नोट बना ही देता हूँ। इसने लिखा है कि 50 क्वांटिटी ऑफ 5 kg टिन्स, मतलब 50 टिन 5 किलो वाले, 20 टिन्स ऑफ 10 kg व डैमेज, और ट्रांसपोर्टर ने उसमें आपको इतना डैमेजेस पे किया। आओ सर, तो अगर हमें एबनॉर्मल लॉस पता करना है, कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस पता करना है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ टिन्स डैमेज, टिन्स डैमेज्ड, इनकी बेसिक कॉस्ट आराम से देखते हैं। सर 55 kg टिन्स, 5 kg वाले 50 टिन डैमेज हुए, ये 5 kg वाले 50 टिन्स, इनकी कॉस्टिंग ले आते हैं। सर इनकी कॉस्टिंग आएगी इस हिसाब से, 5 kg का टिन हमें कॉस्ट करता है 100 रुपये, तो 100 रुपये के हिसाब से, ठीक है जी। 50 टिन्स है, 5000 ये हो गया। फिर उसके बाद 10 kg वाले कितने टिन डैमेज हुए हैं सर? सर अभी पता करवा लेते हैं। सर 20 क्वांटिटी ऑफ 10 kg टिन्स, 20 टिन्स। सर एक टिन की कॉस्टिंग क्या है इसकी? सर ये बड़ा टिन है, कॉस्टिंग थोड़ी ज्यादा होगी, 180 रुपये कॉस्टिंग है। सर ये हो गया। सर अब आपको पता है कि ये टिन्स जड़े हैं ड्यूरिंग ट्रांजिट डैमेज हुए हैं, तो इसके अंदर जो ट्रांजिट के खर्चे हैं वही आ पाएंगे, ट्रांजिट का खर्चा जो है वो आ पाएगा। तो ट्रांजिट का खर्चा यहाँ पे है फ्रेट। अब इसमें फ्रेट लाना है, इसमें कोई क्वांटिटी वुंटिटी वाला यूनिटरी मेथड नहीं चलेगा सर। फ्रेट की कैलकुलेशन थी 5%, मैं चेक कर लूँ, 5% ऑफ सेल वैल्यू। तो जो डैमेज हुए हैं उनकी सेल वैल्यू यहाँ लिखनी होगी, फिर उसका 5% करना होगा। सेल वैल्यू सर इसकी 150, ठीक है, इस वाले की 150 पता है ना। और जो 20 टिन्स डैमेज हुए उसकी बेटा सेल वैल्यू सर 250, ये लो सर। सर इसको अब हिसाब लगाएं, 50 इंटू 10, 7500 तो ये हो गया, 5000 वो हो गया, 5000 और 7500, 12500, 12500 का 5% होता है 625। सर और किसी प्रकार का कोई खर्चा इसके अंदर आएगा नॉर्मल लॉस की कॉस्ट ढूंढते हो? सर बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज यही खर्चे इस पे इनकर हुए थे, इसके अलावा कोई और खर्चा नहीं था। तो 5000 प्लस 3600 प्लस 625, सर कॉस्ट आएगी 9225। यहाँ जो आंसर शीट भी पीडीएफ फॉर्म में आपको दी जाएगी, मतलब जिसमें द सोल्यूशन है, जो आप अपने रेफरेंस के लिए डाउनलोड कर सकते हैं बाद में, उसमें भी यही चीज़ है। बट कई चीज़ें होती हैं कि अब जैसे एंट्री लिखनी है, ये वो काम करने हैं, ये हम जानबूझ के नहीं लिखते, यहाँ वीडियो को और लंबा नहीं करना है।
अब जो कॉन्सेप्ट है, जहाँ अच्छी चीज है, वो हम कैलकुलेशन पे ले जाते हैं। तो 9225 यदि कॉस्ट आ गई है। अब आपको पता होता है कि आगे का दिखाने का दो तरीके हैं। या तो आप अपने कंसाइनमेंट अकाउंट में इसकी कॉस्ट क्रेडिट कर दें, यहाँ आ जाएगा बाय एबनॉर्मल लॉस 9225 कंसाइनमेंट में। फिर एबनॉर्मल लॉस अकाउंट बनाएं और जो भी इधर क्लेम वगैरह मिलता है वहां ले लें। और एक ये नेट वाला तरीका है जो यहाँ हुआ है, इंस्टीट्यूट ज्यादातर ऐसे कर देता है। सर ये 5,000 रुपये की इन्फॉर्मेशन तो हमें दें। सर ट्रांसपोर्टर ने 5,000 रुपये की डैमेजेस तुम्हें दी, उसने कहा जी मेरी गाड़ी में आपका सामान डैमेज हो गया, तो आप कोई और कोर्ट कचहरी ना जाओ, 5,000 रुपये मैं ही तुम्हें कॉम्पनसेशन दे देता हूँ। तो अगर मैं ये देखूं कि इतना मेरे पास लॉस हुआ है, 5,000 इसमें से आ गए हैं, तो नेट लॉस कितना रहेगा? 4225। इन्होंने ऐसे ही शो किया। आंसर में अगर हम देखें तो 5,000 रुपये बाय बैंक डैमेजेस आ गया। डैमेजेस यहाँ लिखना जरूरी है, सिग्निफाई करना जरूरी है कि भाई ये क्या है, किस चीज़ के पैसे आ रहे हैं। तो उसके बाद बाय पी एंड एल अब नॉर्मल लॉस को ट्रांसफर कर दिया गया। अब कई लोग जो इस तरीके से करते हैं कि नहीं सर हमने तो यहाँ बाय अब नॉर्मल लॉस लिखा, तो बेटा यू शुड हैव प्रिपेयर्ड अब नॉर्मल लॉस अकाउंट बिलो द कंसाइनमेंट अकाउंट। उसमें आता टू कंसाइनमेंट अकाउंट, ठीक है बेटा जी, 9225, ठीक, बाय बैंक damages recovered by P&L loss, damages covered 5,000, P&L में नुकसान इतना। बस इतनी सी बात खत्म करने वाली, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। तो भाई एक तो कैलकुलेशन एबनॉर्मल लॉस की थी। अब दूसरा सवाल ऑब्वियस है उठेगा कि सर इन्वेंट्री तो बची होगी। हाँ जी सर बिल्कुल बची होगी, और इन्वेंट्री की वैल्यू जो इधर उधर हुई तो आंसर बिल्कुल हिल जाएगा। तो आओ सर इन्वेंट्री का हिसाब पहले थोड़ा यहीं आपको बता दें। हजार हजार टिन भेजे थे, 500 इसके बिक गए, 800 इसमें से बिके। बड़े वाले ज्यादा बिक रहे हैं, हाँ जी सर ज्यादा बिक रहे हैं। सर जब डैमेज हुए, सर जब डैमेज हुए तो 50 इसमें से डैमेज हो गए, 20 इसमें से डैमेज हो गए। तो यहाँ आपके पास बचे होंगे 450 टिन, और यहाँ आपके पास बचे होंगे 180 टिन। बहुत बढ़िया सर। अब इस इन्वेंट्री को वैल्यू करना था। यहाँ मेरे को, जब मैं 90% कहता हूँ कि 90% बंदों ने ठीक किया, कुछ बंदे याद आ रहे हैं जिन्होंने स्टॉक में गलत एक्सपेंसेस इंक्लूड कर लिए, जिस वजह से उनका जो स्टॉक का वैल्यूएशन है वो सही नहीं हुआ और नंबरों में भारी गिरावट देखी गई। समझे कि नहीं? कि नंबर आप गवाएंगे, देखिए जी 450 टिन हमने ये वाले रखे हैं, 180 टिन ये वाले रखे हैं। तो यदि स्टॉक वैल्यूएशन में चले चलो, वैल्यूएशन ऑफ अनसोल्ड स्टॉक, क्वेश्चन कोई लोडिंग वाला नहीं है, आसान क्वेश्चन है, तो दिक्कत आपको होनी नहीं चाहिए। पहले आएगा कॉस्ट ऑफ अनसोल्ड स्टॉक, ठीक है, सिंपल सी बात। सर कितने कितने टिन आपने बनाए थे? सर मैं आपको याद करा देता हूँ, यहाँ पढ़े 450 टिन पड़े हैं जी आपके 5 kg वाले, और 10 kg वाले 180। 5 kg वाले 450 टिन्स, ठीक है, और 10 kg के टिन पड़े हैं अपने पास 180। कॉस्ट पे वैल्यू करना है, कोई बड़ी बात नहीं। सर कॉस्ट है 100 रुपये और 180, 100 रुपये। अच्छा सर इसकी 180 हो, हाँ जी बेटा 180 हो, तो इस हिसाब से ये हो गया 45,000 रुपया। 18 18 कितना होता था? 324, ठीक है। तो एक बार चेक भी कर लें। 324, ठीक है। अब ये अपने पास स्टॉक आ गया जी कॉस्ट पे 45,000, 32,400, ये आ गया 77,400। अब बेटा स्टॉक में तुम्हें क्या सिखाया हुआ कि ऐड जी नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस, ऐड नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस, मतलब कि जो कंसाइनर से कंसाइनी तक पहुंचाने में खर्चा आता है, चाहे वो खर्चा कंसाइनी ने पे किया हो चाहे कंसाइनर ने, वो चीज जोड़नी होती है। तो यहां अगर हम देखें ध्यान से कि खर्चे पे हमारा कंट्रोल पूरा है, खर्चे इतने है ही नहीं है। सर फ्रेट, ये कंसाइनी की तरफ का इनवर्ड फ्रेट, ये तो आएगा आएगा स्टॉक वैल्यूएशन में, क्योंकि खर्चा वहां पहुंचाने के लिए जरूरी है।
सर फिर इंश्योरेंस और स्टोरेज सवाल ही नहीं पैदा होता कि आ जाए, क्योंकि ये रास्ते की स्टोरेज और इंश्योरेंस नहीं है बेटा। वो तो इन ट्रांजिट इंश्योरेंस लिखा होगा, और स्टोरेज तो रास्ते की कभी वो लिखते ही नहीं है। ठीक है, ये तो बाद का है कि जब एक बार कंसाइनी के यहाँ गुड्स पहुंच गए, उसने अपने स्टोर में रख दिए, तो उसकी इंश्योरेंस करा रखी है। तो इट्स अ रेकरिंग कॉस्ट। स्टोरेज खर्चा, रेंट रोंट, ये तो रोज ही जा रहा है, ठीक है, रोज ही इनकर हो रहा है। तो इस सिचुएशन में आपको ब्लंडर नहीं करना था, सिर्फ एक खर्चा आना था जो एक तरह से कंसाइनी ने पे किया, क्योंकि टू वे बेसिस पे गया था, और वो खर्चा था फ्रेट का। तो यहाँ पे कंसाइनी एक्सपेंसेस आने थे, बट ओनली वन एक्सपेंस, कौन सा भी? फ्रेट। और फ्रेट का पूरे क्वेश्चन में कहानी ये है कि भाई आप सेल वैल्यू पे परसेंटेज लगा लें तो ज़्यादा अच्छा है, बजाय अपना कोई मैथ्स बनाने के इसमें। तो 5% अब इनकी सेल वैल्यू का, तो 450, सेल वैल्यू देख लूँ मैं? सर 450 इंटू 150, एक तो सेल वैल्यू ये होगी, फिर 180, 180 इंटू 250, 180 इंटू 250, दूसरी सेल वैल्यू ये होगी। अब इसको हम करेंगे जोड़, 450 इंटू 150, 67,500 हो गया सर। फिर 180 इंटू 250, 180 इंटू 250, सर 45,000, ऐड दिस, ये 67,500 में जोड़ें, ठीक। अब करें इस पे 5%, ये आया सर 5625। अब इस सारे को जोड़ लीजिए, ये बन गया 83025। तो ये स्टॉक वैल्यूएशन आप में से 90% बच्चों ने की है। मतलब कि कुछ लोग पता नहीं क्या करके कि सारे ही खर्चे इसमें इंक्लूड कर गए। तो बेटा देखिए, अगर ये आपका गलत हो रहा है, एक तो इन्वेंट्री वैल्यूएशन गई, दूसरा आपके पी एंड एल का आंसर गया, तो भारी गिरावट इसमें नंबरों की देखी जा सकती है। 3 से 4 नंबर आपके जा सकते हैं, 3 नंबर के करीब तो जा ही सकते हैं। ठीक है जी। बाकी जो ओवरऑल आंसर ठीक था, क्वेश्चन भी सही था, एवं उसको ओवररेट करना ठीक नहीं है, क्वेश्चन जरा भी मुश्किल नहीं था सर। और आगे बढ़ा जाए, अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्योंकि इसके जो भी अच्छे वाले पॉइंट है वो मैंने पूरे डिटेल में आपको समझा दिया। अगला क्वेश्चन काफी स्टेबल है, कुछ खास नहीं है उसमें। मिस्टर दिविक ऑफ जयपुर परचेज 5,000 पीसेज ऑफ दी साड़ीज एट 500 रुपए पर पीस, out of which 3,000 sarees were sent on consignment to Mr. Manoj Pilani at a selling price of 600। ध्यान रखिए, सेलिंग प्राइस ऑफ 600। अब इसमें वही लोग जो बहुत जल्दी ही स्टेप आउट कर जाते हैं खेलने के लिए बॉल को, वो 5,000 साड़ियाँ ही भेज देंगे बेटा। 5,000 नहीं भेजनी है बेटा, 3,000 साड़ी बेचनी है, भेजनी है, और सेलिंग प्राइस पे भेजिए। कंसाइनर पेड 10 मच फॉर पैकिंग फ्रेट, ठीक है। मनोज ने 2500 साड़ी इस रेट पे बेच दी, ठीक है भाई। उसके इतने सेलिंग एक्सपेंस हुए, स्टॉक में तो आएंगे नहीं, तो उसने 5,000 रुपये जयपुर भेज भी दिए ऑन अकाउंट ऑफ मिस्टर दिविक, ठीक है। कमीशन में पॉइंट सर घिसा पिटा, इतनी बार कराया हुआ क्लास में, अब वैसे इंपॉर्टेंट होता बट आपने कर रखा बहुत बार। मनोज इज एंटाइटल्ड टू कमीशन 5% ऑन टोटल सेल प्लस फर्दर कमीशन 20% ऑफ सरप्लस रियलाइज्ड ओवर द इनवॉइस प्राइस। कहते जितना इनवॉइस प्राइस के ऊपर बेचा है ना, उसमें 20% दे देंगे। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द कंसाइनमेंट अकाउंट इन द बुक्स ऑफ मिस्टर दिविक एंड मिस्टर दिविक अकाउंट इन द बुक्स ऑफ एजेंट मिस्टर मनोज। ध्यान से, कंसाइनमेंट अकाउंट तो दिविक की बुक में ही बन सकता है, क्योंकि कंसाइनर के पास ही बनता है, पर जो दिविक का अकाउंट है वो मनोज की बुक्स में पूछा गया था। अब कई नालायक पार्टियां इसमें आप समझ लो मनोज का अकाउंट ही बना गई हैं, तो ध्यान रखना, जरा हो जाता है कई बार जल्दबाजी में। तो आओ सर, पहले तो ये जो कंसाइनमेंट है उसे भेज देते हैं। 3,000 जड़ी साड़ियाँ वो भेजनी है हमने, और 600 रुपये पर साड़ी के हिसाब से। सर 500 रुपये हमारी कॉस्टिंग है, 600 पे हम भेज रहे हैं, 100 रुपये की लोडिंग एक साड़ी में। अगर उसकी वेटेज इनवाइस प्राइस पे देखना चाहते हैं तो 1/6 है। दिस इज कॉस्ट, दिस इज इनवाइस प्राइस, दिस इज लोडिंग। तो लोडिंग ऑन आई पे इज 1/6, या 100 रुपये पर साड़ी से भी काम चल जाएगा। तो पहले तो देखते हैं सर क्या होता है। ये अपनी 3,000 साड़ियाँ इंटू 600 कंसाइनमेंट पे गई, साथ साथ एंट्री रिवर्स करनी चाहिए लोडिंग रिवर्स करने की। 3,000 साड़ी इंटू 100, या फिर 18 लाख का 1/6, जैसे आप बेहतर समझे। कई लोग इसमें मेरे को ऐसे भी दिखे टेस्ट में जो लोडिंग रिवर्स करना भूल गए। एक्चुअली तुमको ये लगा कि टेस्ट बहुत ज़्यादा लेंथी है, बहुत ज़्यादा लेंथी है, पूरा ही नहीं होगा।
जबकि इतना नहीं था। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। बट देखो सर, ये तो एक लर्निंग एक्सपीरियंस है। अब टेस्ट में गलतियां नहीं होंगी तो फिर कहाँ होंगी? टेस्ट में बल्कि बंदा गलतियां करे, उनसे सीखता है एग्जाम से पहले। यही तो ऑब्जेक्टिव होता है टेस्ट कंडक्ट करने का, कि अगर मिस्टेक्स होनी है वो सामने आए और हम उससे लर्न करें, सीखें, अपने आप को बेहतर करें। कंसाइनर पेड 30,000 फॉर पैकिंग एंड फ्रेट। तो टू बैंक जी, कंसाइनर का पैकिंग और फ्रेट भी आ गया। सिंपल है बिल्कुल ही। और जी मनोज जी आप भी बता लो। 2500 साड़ियां कहते हैं जी, 625 पे बेच दी, सेल आ गई। बाय मनोज, बिल्कुल ठीक। 10,000 रुपए के कहते हैं मेरे सेलिंग एक्सपेंस हो गए। ठीक है सर, ये भी सही है। 10,000 के आपके सेलिंग एक्सपेंस हो गए, फिर वो हमारे अकाउंट में, वो कोई बात नहीं। सर पहले हम कमीशन देखना चाहेंगे, कमीशन पे थोड़ी सी खुद बात करना चाहेंगे, स्टॉक और कमीशन पे बात खुद करेंगे। आओ सर पॉइंट को समझें। देखो, जो हमारी बेसिक कॉस्ट है वो 500 है, और जो इनवाइस प्राइस है वो 600 है, और जो एक्चुअल सेलिंग प्राइस है वो कुछ और है। वो अभी यहाँ से पढ़ देता हूँ, 625 है शायद। हाँ जी सर, पढ़िए जरा। एक्चुअल सेलिंग प्राइस 625 रुपये, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब सर हमने ये देखना है कि कैसे बात बनेगी कमीशन की। मनोज इज एंटाइटल्ड टू कमीशन 5% ऑन टोटल सेल। मतलब टोटल सेल का 5% तो आपको देना ही है कमीशन, प्लस अ फर्दर कमीशन ऑफ 20% ऑन सरप्लस प्राइस रियलाइज्ड ओवर द आईपी। आईपी से जितना ऊपर बेचा, उसमें 20% भी कमीशन आपको मिलेगी। चलो कोई बात नहीं, पहले हम एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड की बात करते हैं। सर एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड, सर कितनी क्वांटिटी बेची है मनोज ने? 2500 साड़ी सर, 2500 साड़ी, 2500 साड़ी बेची है एट द रेट दिस मच। ठीक है, अब आईपी ऑफ क्वांटिटी सोल्ड या साड़ी सोल्ड, जैसे आपको अच्छा लगे। सर 2500 इंटू 600। कई शॉर्टकट्स कैलकुलेशन भी हैं भाई, चलती है मार्केट में, वो भी चलाई जा सकती हैं जो जल्दी हो। 25 रुपये एक्स्ट्रा सीधा सरप्लस ले आओ, जैसे आपको अच्छा लगे। हम अभी डिटेल में थोड़ा बिजी हैं। ये आ गया। तो अगर कोई बोले जी सरप्लस कितना, सर सरप्लस इन दोनों का डिफरेंस है, एक्चुअल सेल्स माइनस आईपी ऑफ क्वांटिटी सोल्ड। सर दिस इज 1562,500 माइनस 15 लाख, 62,500, ये सरप्लस है। अब जो कमीशन है, जैसे लिखा वैसे लिख दो, सब अपने आप हो जाएगा। 5% ऑन टोटल सेल, 5% ऑन टोटल सेल, प्लस 20% ऑफ सरप्लस, प्लस 20% ऑफ सरप्लस। इसलिए हमने इसमें कुछ नहीं करना, जो इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं बस उन्हें फॉलो करना है। 5% ऑफ द टोटल सेल, 5% ऑफ 1562,500, प्लस 20% ऑफ सरप्लस। सरप्लस यहाँ पे है 62,500 का, इसका हम करेंगे 20%, ये आ जाएगा 12,500। इसका 5%, 78,125, ये आ गया 90,625, 90,625। तो कमीशन एक बार आप चेक कर लीजिए कि 90,625 यहाँ दे रखी है। ठीक है, तो कमीशन की बात नॉर्मली क्लियर थी, बहुत ज़्यादा बार हमने ऐसे केस कर रखे थे, दिक्कत कोई इसमें आनी नहीं चाहिए थी। अब रही बात स्टॉक की, जिस तरह मैंने कहा कि सारी जो कैलकुलेशन है वो मैं एक्सप्लेन करूंगा ही करूंगा इस वीडियो के माध्यम से। तो अब स्टॉक की बात करते हैं। सर 3,000 साड़ीज बेची गई हैं, 2,500 मनोज ने बेच दी हैं, 500 उसके बाद बची हैं। वैल्यूएशन ऑफ अनसोल्ड स्टॉक, वैल्यूएशन ऑफ अनसोल्ड स्टॉक, पहले आईपी ऑफ अनसोल्ड स्टॉक, इनवॉइस प्राइस। सर एक बार कंफर्म कीजिए कितनी साड़ियां बची हैं। सर 3,000 भेजी,
2500 बिक गई, किसी प्रकार का कोई लॉस नहीं है, किसी तरह का कोई लॉस नहीं है। 500 इंटू 625, ये बची है 500 इंटू 625, 3 12 500। बहुत बढ़िया सर। अब सर इसमें भी एक्सपेंसेस की बात होगी सर? बिल्कुल होगी। कंसाइनर के एक्सपेंसेस की बात कर लेते हैं, फिर कंसाइनी से भी पूछ लेंगे। सर कंसाइनर कह रहा है कि हमारा पैकिंग फ्रेट चार्जेस ये वो 30,000 रुपया लग गया था। तो ये 30,000 रुपये लगे थे आपके, ठीक है। सर ये कितनी साड़ियाँ भेजी थी? 3,000 भेजी थी। 3,000 साड़ी के लिए ये खर्चा हुआ था। आज परसेंटेज वाला नहीं है, सिंपल है। और अब आपके पास कितनी साड़ियों का वैल्यूएशन हो रहा है? 500। तो यहाँ से भाई आप मेरे हिसाब से समझ सकते हैं कि जड़ी वैल्यू है वो 10 रुपये पर साड़ी है, तो यहाँ 5,000 रुपये ये आ जाएंगे। बिल्कुल ठीक है सर। सर और कोई जड़ा खर्चा है वो चेक कीजिए कि रिगार्डिंग दिस अगर कोई खर्चा और आपको लग रहा हो कि हुआ हो रिगार्डिंग दिस, कि भाई एक मैं इसको ठीक कर दूं, अनसोल्ड स्टॉक को ना यहाँ आईपी पे वैल्यू कर दूं। आईपी कितना था? लगता है मैंने गड़बड़ की है, 600 रुपये आईपी लिख लूँ, है ना? पहले ये ठीक कर लो सर। ये मैं एक्चुअल सेलिंग प्राइस पे लिख गया था, तो मैं इसको ठीक कर रहा हूँ। तो ये आईपी पे अब आ गया 3 लाख, ठीक है। अब ये 3,05,000 जड़ा है, 3,05,000 जड़ा है वो आपका स्टॉक का वैल्यू बन जाता है। ओके जी। कंसाइनी के एक्सपेंसेस अगर देखें यहाँ, आप जब हम देखने गए तो सिर्फ सेलिंग एक्सपेंस है, कमीशन है, ये चीजें तो आती नहीं होती, ठीक है। अब ये स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट ऐसे आ जाएगा। सर इसमें रिस्क ये होता है जब आईपी वाले क्वेश्चन होते हैं, और खास तौर पे आप लोडिंग फैक्टर से करते हैं जब, तो स्टॉक रिजर्व एक तो कई लोग बनाना भूल जाते हैं, इनका तो फिर कुछ हो नहीं सकता। कई लोग 3,05,000 रुपये लगा देते हैं। स्टॉक रिजर्व बेटा सिर्फ आईपी पे बनेगा, खर्चों में रिजर्व ना ना ढूंढ लें। तो ये 3 लाख का 1/6 हो सकता है। या आप कह रहे हैं कि नहीं सर हम तो इसमें हमें नंबर ऑफ यूनिट वाला क्वेश्चन है, इतना कॉम्प्लिकेट क्या करना, पर यूनिट लोडिंग 100 रुपये है, तो 500 साड़ी का जैसे यहाँ सोल्यूशन में हो रखा है, इसी तरीके से हमारे पास स्टॉक रिजर्व आ रहा है बड़े प्यार से। सर जैसा आप बेहतर समझे, ठीक है ना। अब इसके बाद आता है जी इन दी बुक्स ऑफ मनोज। मनोज हमारा है कंसाइनी। अब कंसाइनी जो है ही इज बेसिकली प्रिपेयरिंग द कंसाइनर अकाउंट, तो वी हैव टू चेक द स्ट्रेटेजी की वो कैसे चल रहा है और क्या चेंजेस इसमें हो सकते हैं, कि कुछ चेंजेस नो डाउट हो सकते हैं। सर देखिए, दिविक ऑफ जयपुर ने जब 3,000 साड़ी मनोज और पिलानी को भेजे, तो उस वक्त तो उसकी कोई एंट्री बनती नहीं, क्योंकि ये कोई परचेज नहीं है बेटा, पता ही है आपको। कंसाइनर पेड एक्सपेंस, अगेन नो एंट्री। देन मिस्टर मनोज सोल्ड दी साड़ीज। अब जब साड़ी बिकेगी तब तो एंट्री होगी। सर अब ये किस तरह एंट्री करे? सर मैंने इसमें आपको सारे तरीके बता रखे हैं कि अगर ये कैश सेल होगी तो ऐसे भी एंट्री हो सकती है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, फिर सेल्स अकाउंट डेबिट टू दिविक, या आप सीधी भी एंट्री डाल सकते हैं, कैश टू दिविक या डेटर टू दिविक। तो इस सोल्यूशन में बाय चांस इंस्टीट्यूट का ही क्वेश्चन है, तो उन्होंने बाय सेल लिख दिया है। यदि जगह बाय कैश भी आ सकता है, बाय बैंक भी आ सकता है, ठीक है जी, क्योंकि हम ज्यादातर ऐसे ही करते रहे हैं। बाकी जो सेल भी लिख दिया तो कोई गुनाह नहीं कर दिया बेटा, कर सकते थे आप ऐसे भी। अब जब कंसाइनी एक्सपेंसेस इनकर करता है 10,000 रुपए के सेलिंग एक्सपेंस, अब ऐसे तो एंट्री एक्सपेंस टू बैंक फिर कंसाइनर टू एक्सपेंस भी हो सकती है, पर अगर हम डायरेक्ट करें तो सर एंट्री विल बी कंसाइनर टू बैंक, ब्रैकेट में डिस्क्रिप्शन दे दी जाएगी कि ये सेलिंग एक्सपेंस है। फिर ऐसे ही कंसाइनर टू कमीशन, बिल्कुल सही। फिर भाई साहब जो आपने पैसे भेजे उसे 5 लाख रुपए भेजे, ओदी एंट्री देविक टू बैंक 5 लाख। बाकी सर फिर आपको बैलेंस कैरिड डाउन ही रखना चाहिए कि अभी तक सेटलमेंट हुई है नहीं हुई है पता नहीं है। बाकी अगर आप अजम्पशन लेते हैं कि इट इज सेटल्ड, तो कोट करके कर सकते हैं, नहीं तो बैलेंस कैरिड डाउन इज द मच बेटर ऑप्शन। तो ये थी कहानी जी इस क्वेश्चन की। डन है ये भी, बाकी लंबा सफर है, बने रहें वीडियो में। क्वेश्चन नंबर थर्ड, हिमी गारमेंट्स ऑफ बेंगलोर सेंट गुड टू द एजेंट कॉस्टिंग 33,000, कॉस्ट 33,000 थी, एट ए इनवॉइस प्राइस विच इज 20% हायर देन द कॉस्ट। इसका आईपी कॉस्ट से 20% हायर है। ये लीजिए सर, इसका आईपी ये बनेगा 39,600। जो लोडिंग फैक्टर देखेंगे तो 20/120, 1/6 आ जाएगा इसमें भी।
टू शीला गारमेंट जो कि एजेंट है अहमदाबाद बेस्ड, कंसाइनर ने इतना फ्रेट इंश्योरेंस पे कर दिया, एजेंट ने 250 क्लियरिंग चार्जेस दिए, क्लियरिंग याद है जरूरी है करवाना, एंड एस्टेब्लिशमेंट चार्जेस 750 जो वहां का खर्चा बाकी का। एजेंट सोल्ड थ्री फोर्थ ऑफ द गुड्स, थ्री फोर्थ ऑफ द गुड्स एट कॉस्ट प्लस वन थर्ड फॉर प्रॉफिट। बहुत लोग इसमें सेल में गड़बड़ कर देते हैं, तो आराम से देखेंगे। हाफ ऑफ द रिमेनिंग गुड्स, देखो थ्री फोर्थ बेचने के बाद वन फोर्थ बचे, उनमें से हाफ डिस्ट्रॉयड बाय फायर, इंश्योरेंस कंपनी ने एक्सेप्ट किया क्लेम इतने में, इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्टेड द क्लेम फॉर 4500 विच इज सेटल्ड एट 90% ऑफ द सेट अमाउंट। ये भी थोड़ा समझने वाला है कि क्या कहना चाहता है। एजेंट विल गेट 5% कमीशन ऑन ग्रॉस सेल, 3% डेल क्रेडिट, 5% कोई स्पेशल कमीशन है, वो 5% प्रॉफिट पे है आफ्टर डिडक्टिंग सच कमीशन, तो आर अपॉन 100 प्लस आर वाला फील है इसमें। प्रिपेयर कंसाइनमेंट अकाउंट एबनॉर्मल लॉस अकाउंट इन दी बुक्स ऑफ कंसाइनर, कंसाइनर रिसीव द बैलेंस अमाउंट फ्रॉम कंसाइनी थ्रू बैंक ड्राफ्ट, अकाउंटिंग डन एट आईपी। ठीक है जी, एक्सक्लूडिंग एबनॉर्मल लॉस, ऑब्वियस है एबनॉर्मल लॉस को तो कॉस्ट पे मेजर करना है। अच्छा क्वेश्चन था, कैलकुलेशन वाइज लेवल अच्छा था, बहुत लोग इधर उधर हो भी गए हैं, तो सारा जहां जहां कैलकुलेशन है वहां वहां मैं समझाऊंगा, जहां सिंपल चीजें हैं वो आपके सामने। गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट की एंट्री ये ठीक है, नॉर्मल है, 20% ऐड करके भेज दिया। यहाँ पे लोडिंग रिवर्स करने की एंट्री भी ठीक ठाक है, लोडिंग रिवर्स आप 39,600 का 1/6 करके भी कर सकते हैं, नहीं तो देख भी सकते हैं कि 33,000 वाली चीज और 39,600 में क्या फर्क होता है। इसके बाद भाई साहब आप अपने खर्चे करें भेजने के, टू बैंक 1250, और उधर के खर्चे करवाएं शीला गारमेंट के। बिल्कुल ठीक सर। अब सर शीला गारमेंट की कमीशन ये वो तो बहुत दूर के सपने हैं भाई, पहले सेल तो कर लो, सेल में भी पॉइंट इतना अच्छा, तुम वहां कमीशन कमीशन में चले आओ। सर सेल का नोट बनाते हैं कि सेल कैसे होगी। क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया सर अब ये शुरू, थर्ड। सेल की बात करते हैं। सर एजेंट सोल्ड थ्री फोर्थ ऑफ द गुड्स एट कॉस्ट प्लस वन थर्ड फॉर प्रॉफिट। अच्छा, बात कर लेते हैं। सर टोटल कॉस्ट ऑफ द गुड सेंट क्या है, टोटल कॉस्ट ऑफ गुड सेंट 33,000। यस सर, कॉस्ट पे थोड़ा ध्यान रखना है। अब वो कह रहा है एजेंट सोल्ड थ्री फोर्थ ऑफ द गुड्स, पहले मैं यहां से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालना चाहूंगा, 33,000 का थ्री फोर्थ करना चाहूंगा, 33,000 का 75%, थ्री फोर्थ इट इज। यस सर, अभी कॉस्ट पे तो बेचे नहीं होंगे बेटा, मैंने ऐसा कब कहा, सेल वैल्यू अभी लाएंगे। सर यहाँ लिखा है एजेंट सोल्ड थ्री फोर्थ ऑफ द गुड्स एट कॉस्ट प्लस वन थर्ड फॉर प्रॉफिट, कॉस्ट प्लस वन थर्ड, मतलब ये उठाइए, ये कॉस्ट है, अब इसमें वन थर्ड और ऐड कीजिए ऑफ कॉस्ट ही, किसके लिए ऐड कर रहे हैं सर, प्रॉफिट के लिए, तो डिवाइड बाय 3, 24750, दिस इज 33,000 की सेल। ये बेटा 33,000 रुपए की सेल है आपकी, जो आप सीधे सीधे इस अकाउंट में भी देख सकते हैं। काफी अच्छी एफर्ट थी, बहुत बच्चों ने सेल ठीक निकाली, आगे शायद ज्यादा उलझ गए थे वहां, चलो अब इतने बड़े क्वेश्चन में आप कह भी सकते हैं कि कहीं ना कहीं तो उलझेगा बच्चा। सेल पर बच्चों ने ठीक निकाली हुई है, तो सेल पे कोई मेरे को ज्यादा वो नहीं है कि भाई क्यों नहीं किया तुमने। अब सर इसमें आगे क्या होता है, हाफ ऑफ द रिमेनिंग गुड्स वर डिस्ट्रॉयड बाय फायर, तो इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम आपका इस तरीके से एक्सेप्ट किया, वो सारी कहानियां यहाँ लिखी हुई हैं। तो सवाल ये उठता है कि ये अब नॉर्मल लॉस की जी वैल्यूएशन है, सर यहाँ मेरे को तो ये दिखा कि लोगों को दिक्कत हुई है, वो इसमें सही समझ नहीं पाए, कई जगह पे गड़बड़ कर गए हैं, तो हम इसमें पूरा इन डेप्थ जाएंगे जी। आओ सर पढ़ लें पहले, हाफ ऑफ द रिमेनिंग गुड्स वर डिस्ट्रॉयड बाय फायर। सर देखो, अगर वन टोटल है, उसमें थ्री फोर्थ आपने बेच दिए, वन फोर्थ बचे, जब मैं अनसोल्ड गुड्स का प्रपोर्शन देखूं, अनसोल्ड गुड्स का प्रपोर्शन देखूं, अब एबनॉर्मल लॉस का जो प्रपोर्शन देखूं, एबनॉर्मल लॉस का हाफ ऑफ द रिमेनिंग, तो दिस विल बी 1/8।
ये पूरे टोटल के हिसाब से चलना। बाकी डिपेंड करता है कि इतने की जरूरत है कि नहीं। मैं अभी आपको दो चार ऑप्शन इसमें दे देता हूँ। कंपटीशन ऑफ एबनॉर्मल लॉस शुरू करें। पहले आना चाहिए कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस। कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस। सर अब कितना लिखेंगे यहाँ पे? सर दो तरीके हैं। टोटल के कंटेक्स्ट में चलो तो ये 1/8 डिस्ट्रॉय हुआ। टोटल जो कॉस्ट थी गुड सेंट की वो 33,000 थी, उसका 1/8 डिस्ट्रॉय हुआ। ये बेटर टेक्निक है, इससे खर्चे खुर्चे को भी प्रोपोर्शनेट करने में आपको आसानी रहेगी। ठीक है। फिर जो आप कहते हैं नहीं सर मैंने ना ऐसे किया, मैं क्या बेटा बताओ कैसे किया? कहते सर मैंने ऐसे देखा ना, देखो जी 33,000 के गुड्स भेजे, जो बेचे उनकी कॉस्ट इतनी, ठीक है ना, जो बेचे उनकी कॉस्ट इतनी, तो जो नहीं बिक पाए अभी तक वो 8250 के थे, इसमें से हाफ के डिस्ट्रॉय हो गए, तब भी 4125 ही आता। सर ये भी गलत नहीं है, इसको कोई भी गलत नहीं कह सकता सर, ये अपना अपना कह लो स्टाइल है, किसी का कुछ किसी का कुछ। अब सर इसमें कंसाइनर के खर्चे तो जुड़ेंगे ही जुड़ेंगे, कंसाइनर के जो एक्सपेंसेस हुए थे यहाँ तक पहुंचाने के वो तो जुड़ेंगे जुड़ेंगे। सर वो खर्चे हैं कितने हमें तो यही नहीं पता। सर कंसाइनर ने 1250 रुपये इंश्योरेंस एंड फ्रेट के दिए थे। अब जो बच्चा 1/8 वाला ट्रिक समझ गया है वो यहाँ 1/8 लगाएगा। 1250 डिवाइड बाई 8, उसको इस लॉजिक में यकीन है पूरा, और ये ठीक भी है। पर जो बच्चा कह रहा है कि नहीं सर मैंने तो 4125 दूसरे मेथड से निकाला था, सर कोई बात नहीं, आपकी बात भी हम पूरी रिगार्ड करते हैं उसका। आपने ये कहा कि 33,000 के गुड्स टोटल हैं, उसमें से 4125 के डिस्ट्रॉय हो गए हैं। आप ऐसे एक्सपेंसेस को प्रोपोर्शनेट कीजिए कि 33,000 की कॉस्ट ऑफ गुड सेंट थी, उसके लिए एक्सपेंस इतना था, तो 4125 के लिए कितना होगा? 1250, 4125, 4125 डिवाइड बाय 33,000। ठीक है सर, बिल्कुल सही है। सर इसके बाद जो हमारा भाई है कंसाइनी, उसके खर्चों की बात होनी चाहिए। कंसाइनी एक्सपेंस। सर अब कंसाइनी के जो खर्चे हैं, एक तो क्लियरिंग चार्जेस है। क्लियरिंग चार्जेस क्या होते हैं कि जैसे गुड्स ट्रांसपोर्टर के थ्रू आए तो आपको कुछ चार्जेस पे करने पड़ गए, जैसे ऑक्ट्रा है, ये वो ड्यूटीज जो पहले ज़्यादा होते थे, आजकल तो काफ़ी एलिमिनेट भी हुए हैं। ठीक है, ये आपको पे करने पड़ गए उन्हें अपने तक लाते ताते। एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंस। सर एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंस तो आपके डे टू डे एक्सपेंस है बिजनेस के, तो डे टू डे वाले तो रेकरिंग है, वो तो आने नहीं चाहिए, तो कंसाइनी का सिर्फ 250 ही आ सकता है। उसका 1/8 वाला बच्चा सीधे ही 1/8 कर देगा। 250 डिवाइड बाई 1/8, सर 31.25। दूसरा बच्चा ये प्रपोर्शन कर देगा, अब वो 250 को यहाँ ले लेगा, तो सर वो बच्चा अपने आप अब उसको कर सकता है, उस बच्चे को हम मना कुछ नहीं कर रहे हैं। अब इसको हम जोड़ेंगे। सर ये एबनॉर्मल लॉस की जो कॉस्ट आती है वो इतनी आती है, ये मैं आपको यहाँ शो भी करना चाहूँगा। वर्किंग नोट यहाँ भी बने हुए हैं आपके रेफरेंस के लिए, बट कई बार उसमें होता है कि बच्चे को और क्लैरिटी चाहिए, तो भाई वो उसके पास यहाँ आना चाहिए प्रॉपर, ये चीज़ आ गई। अब सर इस बार हमने स्ट्रेटजी ये रखी कि अब नॉर्मल लॉस को यहाँ ट्रांसफर किया, बाय अब नॉर्मल लॉस लिखा, ये अब नॉर्मल लॉस आ गया अब नॉर्मल लॉस के अकाउंट में। फिर इंश्योरेंस कंपनी के साथ जो सौदा हुआ वो मैं बताता हूँ। सौदा मैं कह रहा हूँ क्यों, मैं बताता हूँ। सर इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्टेड द क्लेम फॉर 4500 विच इज सेटल्ड एट 90% ऑफ द सेट अमाउंट। बाद में उन्होंने 90% ही दिया, क्योंकि सर्वेयर कई बार कुछ रिपोर्ट बना देते हैं, फाइनल सेटलमेंट कम पे भी हो जाती है। तो इस वक्त जो बाय इंश्योरेंस कंपनी यहाँ लिखा गया अब नॉर्मल लॉस अकाउंट में, आप बाय बैंक इंश्योरेंस कंपनी भी लिख सकते हैं, बाय बैंक ब्रैकेट में इंश्योरेंस कंपनी, अज्यूमिंग क्लेम मिल गया, वो 4050 आएगा। और अगर आप पुराने स्टाइल में प्रेजेंटेशन रखना चाहते हैं तो यहाँ 4050 ले लेंगे आप बाय बैंक इंश्योरेंस क्लेम, और बाकी का 262.5 P&L में चला जाएगा। और अगर हम कहें जी सेटल हुआ है रिसीव नहीं हुआ है अभी, तो सर फिर बाय इंश्योरेंस कंपनी उसे डेटर बना लीजिए इतने से, बाकी अब नॉर्मल लॉस तो उतना ही है। पर दिस प्रेजेंटेशन जिसकी मैं क्लास में भी कंसाइनमेंट कराते हो तो आपके बहुत बार बात करता हूँ कि अगर हम एबनॉर्मल लॉस की कॉस्ट ही खाली यहाँ डाला करें और उसका जो भी हो रहा है
वो दे अकाउंट में होने दें तो ज़्यादा अच्छा स्मूथ प्रेजेंटेशन है, ज़्यादा आसान है। ठीक है ना। बाकी जी मर्जी आपकी अपनी है, जिस तरह आपको अच्छा लगे। और आगे बढ़ते हैं सर। अब नॉर्मल लॉस तो हो गया बढ़िया तरीके से। सर अब आप ये ध्यान रखना कि भाई आपका ये क्वेश्चन आईपी वाला है और अभी स्टॉक बाकी है। स्टॉक से नजर हटी तो समझे दुर्घटना घटी। तो स्टॉक को वैल्यू करना तो भाई रहता है सर, उसमें भी हम अपने तरीके से ही चलेंगे। सर देखिए, जब प्रपोर्शन में देखें तो हाफ ऑफ इट वाज, मतलब 1/4 जो बचा था उसका हाफ अब नॉर्मल लॉस हो गया था। बाकी जो सेकेंड हाफ है दैट इज बेसिकली अनसोल्ड। तो यहां मैं पहले लिखना चाहूंगा आईपी ऑफ अनसोल्ड स्टॉक, मतलब जो मेरे पास बचा हुआ है स्टॉक उसकी आईपी। पर ये अब आप कैसे लिखोगे सर? देखो ये तो आपको 1/8 क्लियर है, तो मेरे को कोई टाइम नहीं लगना। 39,600 का आपने भेजा था, ਉਹਦਾ 1/8 यहाँ पड़ा। ठीक है जी। सर इट इज़ 4950। बाकी और स्मार्ट तरीके भी हैं। 1/8 की कॉस्ट ये है 4125। यस सर। अब चाहे वो नॉर्मल लॉस हो चाहे स्टॉक हो, कॉस्ट तो यही है। अब इसमें आप जो लोडिंग है वो ऐड कर लें। सर कितनी लोडिंग है हमें तो भूल गया। बेटा 20% हायर देन कॉस्ट है, ऐसे मासूमों वाली बातें ना किया करो। 4125 प्लस 20%, 4950 यहाँ से भी आ जाता। अब सर बात करते हैं एक्सपेंसेस की। सर एक्सपेंस भी बिल्कुल सेम स्टोरी है। थोड़ा या फास्ट फॉरवर्ड कर दें, ये वाला खर्चा भी आएगा, कंसाइनी का खर्चा भी आएगा। तो जोड़ दीजिए बस 4950 प्लस 156.25, 31.25। दिस इज 5137.5, 5137.5। आप चेक कर सकते हैं। जोड़ा क्लोजिंग स्टॉक है वो इतना आ जाएगा। ठीक है सर, बिल्कुल सही है सर। अब हमें इस पे स्टॉक रिजर्व की भी बात करनी है, ये इसकी कमीशन की भी बात करनी है। दो दो जो कमीशन है वो सारी बातें बड़े प्यार से होंगी सर। सर एजेंट विल गेट 5% कमीशन ऑन ग्रॉस सेल, 3% डेल क्रेडिट कमीशन, दिस मेक्स टोटल 8%। आप दोनों को सेपरेटली दिखाइएगा। 8% लगेगा 33,000 के ऊपर, तो मैं 33,000 का करूंगा 8%। 2640 वाली कमीशन तो सर समझ आ गई। अब सर दूसरी कमीशन प्रॉफिट पे है। प्रॉफिट बिना स्टॉक रिजर्व बनाए ओवर हो जाएगा। आपको पता है अनलाइज प्रॉफिट बुक हो जाएगा, समझ रहे हैं कि नहीं? और मैं हमेशा कहता रहता हूँ काउंटिंग स्टैंडर्ड्स की वॉयलेशन हो जाएगी। तो वी हैव टू मेक द स्टॉक रिजर्व। जब एज ए सम में स्टॉक रिजर्व बनता है तो सबसे ध्यान रखना होता है, पेशेंस रखनी होती है कि आईपी पे बनेगा। 4950 लोडिंग फैक्टर इज 1/6। आईपी ऑफ द अनसोल्ड स्टॉक दिस मेक्स 825। स्टॉक रिजर्व आ गया 825। अब सर हमें ना प्रॉफिट निकालना पड़ेगा बिफोर दिस चार्जिंग कमीशन कि प्रॉफिट कितना है। हो सकता है यहाँ इन्होंने बना बनू रखा हो। सर इन्होंने दिखाया 37। मैं एक बार चेक कर ही लेता हूँ खुद। 49050 माइनस 39,600 माइनस 1250 माइनस 1000 माइनस 2640 माइनस 825। सर दिस इज 3735। ठीक है। यस सर। अब सर क्या कमीशन है यहाँ पे पड़े? 5% ऑफ प्रॉफिट एज स्पेशल कमीशन आफ्टर डिडक्टिंग सच कमीशन। तो आप इसका करने वाले हैं 5/105। ये आया जी 177.85। 178 का कमीशन बिल्कुल एक्यूरेट है। ये आपका फाइनल प्रॉफिट है। अच्छा सम था, मतलब कि कुछ कैलकुलेशंस थी जो आपको ध्यान से समझनी थी। पर जब हम पूरी तैयारी करते हैं इस चैप्टर की और असाइनमेंट में भी क्वेश्चन देखते हैं तो लेवल इससे भी ऊपर चला जाता है। फिर ये एक सवाल जी जो हमारे मॉड्यूल से ही है और थोड़ा या मतलब कि ऑफ बीट क्वेश्चन है। कई बार लोग एज ए सवाल नहीं अच्छी तरह कर पाते क्योंकि वो इनको पहले करते वक्त ध्यान नहीं देते। मिस्टर राजेंद्र सेंट 100 fans at 800 per fan to Narendra on consignment. Consigner paid 2000 for carriage and other expense. ठीक है। 20 fans are left unsold with consignee, जिसमें से 8 डैमेज हो गए हैं। रिपेयर 1000 रुपये पे की गई टू मेक गुड द डैमेज फैन। तो 1000 रुपये लगा के वो रिपेयर करा के ठीक हो गए फैन।
गिव द जर्नल एंट्री फॉर एक्सपेंसिव ऑन रिपेयर। अगर हम इन रिपेयर एक्सपेंसेस को एक ऑर्डिनरी कंसाइनमेंट का बस खर्चा ही मानते हैं, सर एंट्री विल बी सिंपल, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, रिपेयर ऑफ डैमेज गुड्स बेसिकली डेबिट कर दिया गया। कहता अगर रिपेयर एक्सपेंस इंक्लूड करने इन द वैल्यू ऑफ डैमेज्ड and then the value of damaged fan is 400 per fan. Calculate the value of abnormal loss too. फिर कहता आफ्टर रिपेयर द डैमेज फैन कैन बी सोल्ड एज गुड, फिर वैल्यू ऑफ अनसोल्ड स्टॉक निकालो। ये तो बड़ा घुमा दिया यार। सर पहले थोड़ा जा स्लो रखो। 20 फैंस थे अनसोल्ड, बात पड़ी हुई ऊपर, कितने डैमेज हो गए थे? 8। अब रिपेयर करवाई गई टू मेक गुड द डैमेज फैन। पहला केस है कि अगर उसे एक ऑर्डिनरी कंसाइनमेंट एक्सपेंस ही माना जाए, ठीक है। अगला केस ये है कि भाई देखो, उनको इंक्लूड करो वैल्यू ऑफ डैमेज में, और डैमेज फैन रिपेयर कराने के बाद भी बस 400 रुपए की वैल्यू रखते हैं। तो कहना बताओ बेटा फिर अब नॉर्मल लॉस किस तरह लेके आओगे? सर देखिए, पहले आप ये देखें, ये 8 फैन आपके इतने बुरी तरह से डैमेज हो गए हैं कि रिपेयर कराने के बाद भी इस वक्त, सेकंड केस की भावनाएं समझे, रिपेयर कराने के बाद भी उनकी वैल्यू सिर्फ 400 रुपए पर फैन है। तो फर्स्ट यू शुड फाइंड आउट द प्रॉपर कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस। तो पहला स्टेप सर, 8 फैंस की कॉस्ट, ठीक। अगला स्टेप, 8 फैन पे हुआ हुआ खर्चा, भेजने का खर्चा 2000 रुपये, 100 का था, 8 का कितना होगा? बिल्कुल ठीक। फिर उसमें रिपेयर का खर्चा, कि इनकी रिपेयर कराने पे 1000 रुपये भी लगे। अब इतना करने के बाद भी इनकी जो टोटल कॉस्ट है वो 7560 पहुंच गई है, पर मार्केट में वैल्यू सिर्फ 400 रुपये है। तो 8 फैन के 3200 रुपये हो गए। तो अब नॉर्मल लॉस सीधा सीधा 4360 बेटा। अब अगर अनसोल्ड स्टॉक देखते हैं और अगला पार्ट शुरू कर देते हैं बगैर ये पढ़े, नहीं नहीं सर पहले इसे पढ़ो तब फीलिंग समझोगे वहां वो क्या कह रहा है। कहते हैं रिपेयर इतने बढ़िया तरीके से हुए, आफ्टर रिपेयर द डैमेज फैन कैन बी सोल्ड एज गुड फैंस, देन द वैल्यू ऑफ स्टॉक विल बी। तो ठीक है सर, अब आपके डैमेज फैन जड़े हैं वो सही पंखों की तरह बेचे जा सकते हैं, तो कहता है वैल्यू ऑफ स्टॉक क्या होगी? सर फिर ये अपनी कॉस्ट एज इट इज, ये वाला खर्चा भी एज इट इज, ये भी एज इट इज। अब आप कहोगे सर ये तो आप फिर 20 के 20 फैंस में ही जोड़ी जा रहे हो। सर बेटा अब वो सारे फैन एक जैसी हैं, तो इसके अंदर भाई ये भी आएगा 400 रुपये प्रोपोर्शनेट 20 फैन के अकॉर्डिंग, रिपेयर का खर्चा भी जुड़ जाएगा, हमारी इन्वेंट्री का टोटल वैल्यू ये हो जाएगा। अब उसे हम डैमेज अनडैमेज की तरह डिस्टिंग्विश थोड़ा ना करेंगे, क्योंकि नाउ दे हैव बीन रिपेयर थॉरोली, और वो एक नॉर्मल पंखे की तरह बेचे जा सकते हैं। तो हमने पूरे के पूरे 20 फैन का अनसोल्ड स्टॉक आपके सामने वैल्यू कर दिया। मिडिल पार्ट में अब नॉर्मल लॉस हुआ था, पहले पार्ट में एक ऑर्डिनरी एक्सपेंस ही ट्रीट किया था रिपेयर को। बाकी जब क्लास में भी हम ऐसे क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि मॉड्यूल बेस्ड है, मैं हमेशा कहता हूँ खर्चे की एंट्री डेबिट में तो हर सिचुएशन में होगी, खर्चा पे तो होगा ही होगा ना। अब पहला केस ये है कि वहां आपने बस उसे खर्चे की तरह किया और उसके बाद कुछ नहीं किया। अगले केस में आपने माना कि ये तो अब नॉर्मल लॉस है, उससे अगले केस में आपने कहा नहीं जी ये तो सब नॉर्मल ही है। ठीक है जी, अब वे फैन बिल्कुल सही हो गए हैं, नॉर्मल इन द सेंस कि फैन बिल्कुल सही हो गए हैं, तो इम्पैक्ट स्टॉक की वैल्यूएशन में तो डेफिनेटली पड़ा है, ये 1000 रुपये तभी घुसे। ठीक है जी, तो इन चीज़ों को बहुत अच्छे से समझना। 3 अलग अलग सिचुएशन है। फर्स्ट केस ऑर्डिनरी रिपेयर, नो कंसर्न विद द स्टॉक। सेकंड केस अब नॉर्मल लॉस, और सिर्फ जो 8 फैन डैमेज हुए हैं उसी की वैल्यू में जाता है। लास्ट केस में रिपेयर इतनी थॉरो है कि अब वो फैंस नॉर्मल फैंस की तरह ही बिकेंगे, तो हम अपना जो टोटल स्टॉक कैरी कर रहे हैं उसके अंदर ये 1000 रुपया जोड़ा है। उसके बाद का जो अगला क्वेश्चन था ये काफ़ी अजीब था और काफ़ी लेंथी था, पर मैं हैरान हूँ कि बच्चों ने इसमें भी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई और ऑलमोस्ट ਇਹਦਾ भी आंसर ठीक बना गए। आइए सर पहले तो समझते हैं कि ये क्वेश्चन है क्या। फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स प्रिपेयर द कंसाइनमेंट अकाउंट एंड कंसाइनी अकाउंट इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर, presuming goods were invoiced at 20% above cost। मतलब 100 वाला माल कितने में भेज रहा है? 120, कॉस्ट आईपी, लोडिंग 20, तो भाई 1/6 हो गया। सर एक परफॉर्मा इनवॉइस दिया हुआ है, विजय एंड कंपनी मुंबई टू ज्योति इलेक्ट्रिकल हाउस पुणे, परफॉर्मा इनवॉइस,
इसमें उन्होंने दिखाया है कि भाई हम आपको क्या भेज रहे हैं, जिसमें उन्होंने लिखा हो जी 800 फैंस 1680 पर फैन इतना अमाउंट। फिर उन्होंने दिखाया कि जी एक्सपेंसेस हैं जी इतने, फ्रेट है, इंश्योरेंस है, सन्ड्रीज हैं, ये टोटल वैल्यू, ये प्रोफॉर्मा इनवॉइस है, जिसमें हमें दिख गया कि भाई कितने पे भेजा गया, क्या खर्चा हुआ कंसाइनर के द्वारा। अब अकाउंट सेल, ये थोड़ा सा बेटा यहाँ रह गया, ये अकाउंट सेल मैं यहाँ दोबारा लिख देता हूँ। अकाउंट सेल कौन बना के देता है सर? ये तो कंसाइनी बना के देता है कंसाइनर को, हाल बयान करता है कि भाई जो आपने भेजा था उसमें से मैं कितना बेच पाया। अकाउंट सेल 800 फैंस की आ रही है, बताया जा रहा है कि 600 बिक गए जी 2000 पर फैन पे। बाकी ये हमारे खर्चे हो गए, एडवर्टीजमेंट, इंश्योरेंस, ऑक्ट्राई पे ध्यान दें, कमीशन रख लिया हमने, इतने के आपके बिल पे एक्सेप्टेंस दे दिए, इतने का हम ड्राफ्ट भेज रहे हैं, सारा हिसाब चुकता है। तो ऐसे सेटअप वाला क्वेश्चन अगर पहले देखा नहीं है, एग्जाम से पहले नहीं देखा आपने, तो एकदम आप परेशान हो जाएंगे, भाई ये क्या आ गया बन के। कई नालायक पार्टियां तो ये भी कहती हैं कि आज तो सोल्यूशन ही दे रखा है। ओ केड़ा सोल्यूशन दे रखा है, उधर परफॉर्मेंस इनवॉइस है, जो चीज पैराग्राफ में बोलता होता है वो स्टेटमेंट बना के लिख दी। ये चीज भी पैराग्राफ में लिखता है कि भाई विजय ने इतना बेच दिया, विजय ने इतना भेजा, ज्योति ने इतना बेच दिया, ये सब बातें उसने अकाउंट सेल की फॉर्म में लिख दी। सोल्यूशन तो तेरे को ही बनाना है नालायक। तो कंसाइनमेंट टू पुणे अकाउंट, अब इसमें एक एक बात को पकड़ते हैं, थोड़ा इसको आप खुद सॉल्व करना तो ज़्यादा अच्छा है। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट, सर 1344, तो टू गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट की एंट्री यहाँ पे हो गई 1344, साथ साथ ही लोडिंग रिवर्स करनी चाहिए सर। 1344 पे अगर हम देखें, लोडिंग रिवर्स की एंट्री ना थोड़ी इधर उधर हुई लगती है, 1/6 है ना, मैं अभी आपको बता देता हूँ, डिवाइड बाय 1/6, 224। ये बेटा बाय गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट यहाँ आएगा, ये अलग एंट्री है, ये सेल प्रोसीड अलग है, ठीक है, घबराइए ना, वो स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट है। तो इसको मैं यहाँ ठीक कर देता हूँ, बाय स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट, कंसाइनमेंट स्टॉक, इसकी बात हम कर लेंगे। तो इतनी लोडिंग रिवर्स होनी थी। अब सर ये 12,000 का खर्चा आपका, सर ये परफॉर्मा इनवॉइस में है, वहाँ चले जाओ सीधा मिल जाएगा आपको। सर 12,000 रुपये का खर्चा दिख रहा है, डाल दिया सर, बहुत बढ़िया बेटा, 12,000 रुपये का खर्चा ये भी आ गया। अब ये ज्योति ने जो खर्चे किए हैं वो मंगवाओ जरा। सर ज्योति कह रहा है जी खर्चे हो गए जी, एडवर्टीजमेंट, इंश्योरेंस, फ्रेट, ऑक्ट्राई, कोई नहीं चक दो, 138 टोटल है, 120 की कमीशन अलग डाल दो चाहे, तो 18,000 के एक्सपेंस आ गए, बाकी ये कमीशन आ गई। सर मस्त है सर, ये तो सारा कुछ बना ही हुआ। हाँ जी सर बना ही हुआ, बट मेहनत करनी पड़ती है ठीक है। अब सर घूम फिर के बात किस पे आके टिकी, सर सेल्स अभी डालनी रहती पहले तो। सर सेल तो ये पड़ी 12 लाख रुपए की, 12 लाख रुपए की सेल भी डाल दी, बहुत बढ़िया सर अब सर बात किस पे आगे टिकी, सर स्टॉक वैल्यू करना पड़ेगा, क्योंकि आपने 800 फैन भेजे, 600 वहां बिके, तो 200 फैन बच गए। 200 फैन का अगर मैं 1680 के हिसाब से आईपी लूं, क्योंकि स्टॉक स्टॉक में ही तुम लोग गलतियां करते हो, तो उसमें मैं नहीं छोड़ सकता ना कि भाई आप पे कर लेना। तो 336 की तो आईपी आ रही है, 200 फैन ही बचे ना, चेक कर लो अच्छे से। 336 की तो आईपी आईपी आ गई सर, 200 फैन यहाँ से देखे ना, ये देखो देखो 800 फैन भेजे, 600 बिके, 600 बिके, ये देखो 600 बिके, 200 बचे, ओदी आईपी आ गई। अब सर इस पे एक्सपेंसिव डलवाओगे, हाँ जी सर डलवाएंगे। पहले तो कंसाइनर के खर्चे उठाएंगे, सर कंसाइनर के तो सारे ही उठा लो, 12,000। कितने फैन के लिए खर्चा किया था कंसाइनर? सर 800 फैन के लिए किया था ये खर्चा, 800 में से 200 का प्रोपोर्शनेट हिस्सा, सर 3,000 आ गया। थोड़ा प्रॉपर तरीके से तुम बना लेना, ठीक है, 3,000 ये आ गया। कंसाइनी के खर्चे ढूंढो जो स्टॉक में आ सके। सर ऑक्ट्राई, ऑक्ट्राई, ऑक्ट्राई तो देना पड़ता है, ऑक्ट्राई तो देना पड़ता है, तभी गुड्स आप तक पहुंचेंगे। 12,000 डिवाइड बाय 800 इंटू 200, सर 3,000 और आ गया। 342 का ये स्टॉक बैठेगा सर, 342 का। इसमें भी नालायक पार्टियों ने एडवर्टीजमेंट जैसे खर्चे भी इंक्लूड कर रखे थे, शर्म आनी चाहिए थोड़ी। 342 आपके पास ये आ गया। अब यहाँ बनेगा जी स्टॉक रिजर्व, ये बेटा पी एंड एल का आंसर है, मैं क्या थोड़ी सेटिंग हिली हुई है, पहले ठीक कर दूं।
स्टॉक रिजर्व जो बनेगा बेटा आईपी पे बनेगा, वो एक्सपेंस मिला के 342 पे ना बना लेना। आईपी कितनी है? 336। इसका 1/6 कर लो, 1/6 कर लो, 56,000 स्टॉक रिजर्व आ जाएगा। 216 प्रॉफिट बुक कर लेना, बाकी कंसाइनमेंट अकाउंट आपने बना लेना, कोई दिक्कत ज्योति का अकाउंट आपने बना लेना, कोई दिक्कत दुक्कत उसमें है नहीं है। ये नोट्स नोट्स भी बन रखे हैं आपके रेफरेंस के लिए। लास्ट क्वेश्चन ये भी ठीक ही था, बस इसमें एक हल्की सी अजम्पशन इन्वॉल्व हो गई थी, वो आप लिख देते तो ज्यादा बेटर हो जाता। उषा सेंट गुड्स कॉस्टिंग 7550 ऑन कंसाइनमेंट बेसिस टू गायत्री ऑन 1 फरवरी एट 8.5% कमीशन। कमीशन समझ गए, जो सेल पे मिलनी है। उषा स्पेंट दिस मच ऑन ट्रांसपोर्टेशन, गायत्री का अनलोडिंग पे इतना लग गया। अनलोडिंग है भाई, स्टॉक को वहां पहुंचाने तक का खर्चा ये भी। गायत्री सोल्ड 88% ऑफ द गुड्स फॉर दिस मच, 10% of the goods for 10 lakh. The balance is taken over by her at 10% below the cost price. She sent a check to the Usha for the amount after deducting the commission. Show consignment to Gayatri and Gayatri account in the books of Usha. भाई इसमें ना थोड़ा सा जो ये गायत्री खुद टेक ओवर कर रही है, अब इस पे कमीशन देनी है नहीं देनी है जरा क्लियरली लिखना था। जहां क्वेश्चन उठाया गया है वहां लोगों ने अजम्पशन ले रखी है कि नहीं भाई इस पे कमीशन नहीं मिलेगी। प्रैक्टिकली आप अजम्पशन दूसरी भी ले सकते हो। बाकी इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी खास नहीं था भाई। तो पहले ये जो स्टॉक स्टूक वाला नोट है तो ये इसकी तो जब जरूरत पड़ेगी तब देखेंगे। पहले ये आगे जी अपने गुड सेंट 7550, ठीक है, 7550 बिल्कुल सही है। बाकी जी इसके जो खर्चे हुए उषा के, 825 का इसका खर्चा हो गया, 525 का उधर गायत्री का हो गया। तो ये टू बैंक जड़ा है, ये 825 ये वाला है, ये टू गायत्री में अनलोडिंग आ गई, ठीक है। अब सर मैं सेल की बात करता हूँ, सेल की बात करता हूँ। इसने लिखा गायत्री सोल्ड 88% ऑफ द गुड्स फॉर 90 लाख रुपए, 10% ऑफ द गुड्स फॉर 10 लाख रुपी, ठीक है जी। तो 1 करोड़ रुपए की सेल तो सीधी सीधी गायत्री ने ये आपको दे दी, 1 करोड़ की सेल ये आपकी आ गई, ठीक है जी। तो 90 लाख ये वाले, 10 लाख ये वाले, 1 करोड़ की सेल आपकी यहाँ पे आ जानी चाहिए। अब सर उसके बाद जड़ी कहानी है, 1 करोड़ की सेल जब यहाँ आ जाती है, ये जड़ी चीज है कि ये कैसे आया कमीशन। सर सिर्फ इस 1 करोड़ पे ही दी गई है, ये जरा उसकी कॉमा सेटिंग कर लेना, ठीक है जी। सर कमीशन इन्होंने इसी पे ही दी है। अब आप लोगों ने कईयों ने गुड्स टेकन ओवर पे भी कमीशन डाली है, वहां थोड़ा बहुत इधर उधर हो गया है, ठीक है। तो उसकी बात हम करेंगे। पहले सर 1 करोड़ के बाद जो ये वैल्यू निकाली गई है वो निकाली कैसे गई है उसकी बात कर लें। सर देखो इन्होंने ये दिखाया कि इतनी कॉस्ट के गुड्स बेचे, बेस्ट नोट है, कोई दिक्कत नहीं है। 88% ऑफ दिस आप चेक कर लो साथ साथ, 7550 इसका कीजिए 88%, ये होता है इतना, ये 90 लाख में बेचे, ठीक है सर। 10% ऑफ इट कर लो इसका, ये आपने 10 लाख में बेचे। अब सियाना बंदा ये भी कह सकता है कि आपने 98% के गुड्स, 98% गुड्स बेच दिए, तो कॉस्ट जो गुड्स नहीं बेचे उनकी जो खाली कीमत है, सर कीमत 2% ही है, तो 151 ही बना ना। ये गुड्स टेकन ओवर बाय गायत्री की कॉस्ट निकाल रहे हैं इतनी मेहनत से। अब गायत्री कितने पे टेक ओवर कर रही है इसे, वो कह रही बेटा मैं 10% कम पैसे दूंगी, तो इधर 10% कम करके ये हो जाता है। कहता देखिए देयर इज नो क्लोजिंग स्टॉक, ऑल अनसोल्ड स्टॉक इज टेकन ओवर बाय गायत्री, कमीशन इज पेबल ओनली ऑन द सेल टू आउटसाइडर नॉट ऑन द गुड्स टेकन ओवर बाय गायत्री, इसलिए कमीशन कहता मैंने ये रखी है। भाई अब ये कोई जरूरी नहीं है कि आप इस हिसाब से चलो, अगर आपको रिवर्स असम्पशन देनी है दे सकते हो। कमीशन वाले पॉइंट के कारण ये थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ है, अदरवाइज पी एंड एल का आंसर यही होता, ठीक है। कोई भी घबराने वाली बात नहीं है, अजम्पशन उस पर अलग देनी है तो वो दे सकते हैं आप, देन हिसाब किताब हो जाता है। अब वाकई प्रैक्टिकली एजेंट्स को कमीशन मिलती है जो खुद टेक ओवर कर लेंगे नहीं, मैं बता देता हूँ सर। हम लॉ भी पढ़ते हैं, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी पढ़ते हैं, ये तो जो हमारा आपस में कॉन्ट्रैक्ट हुआ उस पर डिपेंड करता है कि जो एजेंट खुद टेक ओवर करेगा तो कमीशन मिलेगी या कम रेट पे मिलेगी या नहीं हो मिलेगी। अब जिस तरह लाइफ इंश्योरेंस एजेंट है, एलआईसी की एजेंसी लेता है, मान लो अपनी वो इंश्योरेंस कर दे तो उस पर उसे कमीशन नॉर्मली मिलती है, समझे कि नहीं।
अब कोई बंदा कहे जी नहीं नहीं नहीं, अगर तो आप खुद ही टेक ओवर कर लोगे तो वो सेल नहीं मानी जाएगी, उस पर कोई कमीशन नहीं। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि इस पे कमीशन हो नहीं सकती, अनलेस क्वेश्चन में स्पेसिफिकली लिखा हो कि नहीं जी सेल मेड टू आउटसाइडर पे ही है। बाय डिफॉल्ट ऑथर टू ऑथर अजम्पशन वेरी कर जाती होती है, कई लोग इस पे कमीशन सेम सर्कमस्टांस में दे भी देंगे, कई नहीं भी देंगे। जब भी एज अ व्यू आए तो बेटर विल बी गिव बोथ द आंसर्स। अब आपको कोई दोनों, सर क्या जाता है यार, 1 मिनट लगना है, आप एक आंसर यहाँ दो। जैसे इन्होंने ये आंसर दे दिया, ठीक है, आपने भी मान लो पहले ये दिया, नीचे नोट लिखो, इफ द कमीशन इज पेबल ऑल्सो ऑन द गुड्स टेकन ओवर बाय गायत्री देन टोटल कमीशन विल बी दिस। कमीशन का आंसर बढ़ेगा, यस बढ़ेगा, और जो प्रॉफिट का आंसर है वो डिक्रीज हो जाएगा। दोनों वहां प्रोवाइड कर दो, टेंशन फ्री घर लूटो। कोई टीचर कह रहा है ये कर दो वो करो, टीचर कौन होता है यार, उसने पेपर दे दिए, वो पास हो गया, वो अब जो मर्जी कही जाए, ठीक है। आईसीआई उसके अकॉर्डिंग नहीं चलता है। तो अगर आपको इस जरा सा भी डाउट आ जाता है तो आप ये दोनों व्यूज में लिख दें, ताकि आप टेंशन फ्री आए, दोनों व्यूज वहां होते हुए। ऑब्वियस है पेपर चेकर कंफ्यूज नहीं होगा, वो देखेगा कि बंदे ने दोनों व्यू दिखाए हैं तो मेरे को इधर नंबर देने बनते हैं। तो ये बेटा जी डिस्कशन थी आपके कंसाइनमेंट के इस भारी भरकम टेस्ट की। ओवरऑल आपकी परफॉर्मेंस रही सही रही है, थोड़ी जगह पे इंप्रूवमेंट की जरूरत है, कुछ आपके डाउट्स थे वो भी आप क्लियर हुए होंगे। अभी के लिए इतना ही। ओके जी बेटा, बाय बाय।